आप लोग ये बताओ, पहले आप सब लोग ये बताओ, ईमानदारी से बताना। कल्पना कीजिए कि आज से साल 2 साल बाद आपके घर पे आपके विवाह की बात चल रही हो, चलेगी? मान लो चल रही है, ठीक है। और इस बीच में आपने कहा कि पेरेंट्स से कहा कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मान लीजिए। और हर व्यक्ति के पेरेंट्स तो जैसे नहीं होंगे, हर समाज का अपना माहौल होता है। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स ये कह दे कि ये हमारे घर में नहीं चलेगा। आप में से कितने लोग इस फैसले के लिए अपने पेरेंट्स और परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करें जरा। ऐसे लोगों की संख्या 10 के आसपास है। आप तनाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा रुको रुको, पहले ये बताओ, आप ऐसे कितने लोगों को पता है कि विद्रोह की नौबत नहीं आएगी, मान जाएंगे? हाथ खड़ा कर लो बस। अब खुश हो गए आप लोग कि आप चाहते थे हमारे पेरेंट्स का सम्मान नहीं हुआ, तो सम्मान कर दिया उनका। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको दिक्कत नहीं है कि वो कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे वाह वाह क्या बात है, ले आओ, उठा लाओ, जो भी है ले आओ उसको, है ना, बढ़िया हो गया। अब बताओ कितने लोग मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी चॉइस के मामले में नकारात्मक मूड रखेंगे, सकारात्मक नहीं रखेंगे? ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 25 है। अब बताओ आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि पेरेंट्स हमारी चॉइस को नहीं मानेंगे, लेकिन अंततः आप विवाह करेंगे उन्हीं की चॉइस से, बेशक वो आपकी चॉइस ना हो? हाथ खड़ा कर लो, शर्मा मत, एकदम मत शर्माओ। ऐसे लोगों की संख्या करीब 15 के आसपास है, 15-20। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे क्या करेंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ संख्या कितनी है। और इस क्लासरूम में ऐसे करीब 20 लोग बैठे हैं। अब इन 20, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो आपके साथ, आपको अच्छा जीवन साथी मिले, लेकिन मान लीजिए एक ऐसी स्थिति हुई, अब आप में समाज से विद्रोह करने का साहस नहीं है, समाज ने अपनी इच्छा थोप दी आपके ऊपर, विद्रोह आप कर नहीं पाए, आपने विवाह किया। और ये कहने की बात है कि विवाह के बाद प्रेम हो ही जाता है, कई बार नहीं संगति बैठती इसमें, ऐसा क्या है, नहीं बैठती कई बार। तो कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो जीवन भर असंगतिपूर्ण जीवन जिएंगे, क्योंकि समाज ने उनको एक खास फैसले के लिए बाध्य किया और वो उस फैसले को मन से अपना नहीं सके किसी भी स्थिति में। इस सेंस में कहते हैं कि भय एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाता है। समाधान क्या है? हाँ, हो सकता है। ये वाला सवाल ठीक था। सवाल ये था कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि समाज भय ना पैदा करे, व्यक्ति से कहा जाए कि अपनी चॉइस से आप देख लो, आपने अपनी चॉइस से ही फैसला लिया, बाद में वो चॉइस उल्टी पड़ गई आपके ऊपर, अब आप किसी को कह भी नहीं सकते और फिर डिसोनेंस में चले गए। ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वहां कम से कम उसकी वजह भय नहीं होती है। और भय होगा तो सिर्फ ये कि लोग कहेंगे वाह अपना फैसला करने चले थे, देखो मुंह देखो इनका, अपना फैसला, वहां ये वाला भय होगा, निंदा वाला भय होगा। संज्ञानात्मक असंगति अगर किसी के जीवन में आई गई है, उसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका प्रत्यक्ष तरीका, यानी कि डायरेक्ट इस पर क्या स्टेप लिया जा सकता है, और दूसरा तरीका है कि इनडायरेक्ट इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान ही हो जाए, और इनडायरेक्ट में हम कोशिश करते हैं कि समस्या पर सीधी उससे मोटिवेट ना करते हुए अन्य वैकल्पिक उपायों से अपना जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन की कठिनाइयां थोड़ी सी कम कर लें। ये तरीका है। प्रत्यक्ष समाधान में सबसे पहला समाधान तो सीधा सा है कि एटीट्यूड या बिहेवियर में से किसी को बदल लेना। सबसे सीधा समाधान तो यही है, जो कि कहने में सीधा है, करने में सबसे मुश्किल काम है। कि आपका एटीट्यूड है एक्स, बिहेवियर है एक्स का विपरीत, वाई मान लीजिए। अब आपको चिंता क्या है? एक तो अपनी चिंता है कि भीतर आपको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी 2 चीजों में असंगति है। दूसरी चिंता ये भी है कि लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। 2 ही तरीके हैं, या तो आप जैसे एटीट्यूड एक्स है, बिहेवियर वाई है, या तो आप कहें कि आज से मेरा एटीट्यूड भी वाई हो गया, एक्स है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आप रेवेन्यू सर्विस में काम करते हैं, ईमानदारी शुरू से बहुत ज्यादा रही है आपके अंदर, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा बनाया कि थोड़ा बहुत करप्शन करना शुरू कर दिया है। और कम से कम 8-10 लोग तो जानते ही करप्शन कर रहे हैं आप, बेशक थोड़ा ही कर रहे हैं, बाकी लोगों से कम कर रहे हैं, पर कर तो रही हैं। तो आपको खुद भी खराब लगता है सोच के, और उनमें से एक आध व्यक्ति के बाद मुस्कुरा देता है आपको देख के कि और सर वेलकम टू द लीग, वेलकम टू द टीम, ऐसे बोले तो मुस्कुरा के, आपको बड़ा खराब लगता है। क्योंकि आपने 50 मंचों पर ये बात पहले कह रखी है कि नौकरी करने का मजा तभी है जब व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, वरना क्या रखा है सब में। अब 2 ही तरीके बचे हैं, या तो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दो कि अरे बिना मतलब ईमानदारी से काम करना संभव ही नहीं, बेकार की बात है सब, या तो आदमी ये कह दे
कम से कम जब ये कहना शुरू कर देगा तो कोई पूछेगा कि सर, आप कहेंगे मैं तो ये कहता हूँ, क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, वही बोलता हूँ वही करता हूँ। इसे जो महाकरप्ट लोग होते हैं ना, वो ढिंडोरा नहीं पीटते कुछ भी, उनके सिद्धांत बड़े स्पष्ट होते हैं, फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होते हैं। कोई उनसे पूछे कि आप करप्शन करते हैं, बोले हाँ, तो नौकरी क्यों करते हैं, इसे तो करते नौकरी, और क्यों करेंगे नौकरी, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। IRS क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि वो IRS है, उसमें आर से रेवेन्यू बनता है, इसलिए करना चाहते हैं, इसमें क्या सोचना है। इतना क्लियर उनका सिद्धांत है कि उन्हें कोई डाउट ही नहीं, ना संकोच है, उन्हें कोई डिसोनेंस नहीं होने वाला। करप्शन करने की घोषणा थी, करप्शन का इरादा था, करप्शन के लिए तैयारी की थी, करप्शन कर रहे हैं, सुसंगति है जीवन में। और जो कह रहा था कि देश की सेवा करने के लिए IRS बनना चाहता हूं, दिक्कत उसी को है। 8 साल देश की सेवा की, बाकी दोस्तों ने अपने घर बना लिए, बंगले बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, ये मारुति 800 में घूम रहा है, पंचर हो जाती बीच बीच में, घर वाले ताना देते हैं कि पापा ने क्या सोचा शादी करी तुमसे, सोचा था IRS हो, पूरा हूं तो नहीं, पापा ने थोड़ा सोचा था। अब ये सब होते होते अंत में उसको लगता है कि छोड़ो यार, इस रास्ते पे चलता हूं। पर उन घोषणाओं का क्या करे जो पहले कर रखी हैं। उन घोषणाओं से बचने के लिए या तो घोषणा कर दे कि अब से भाई यही मेरा एटीट्यूड है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा और मजबूत रास्ता। और मजबूत रास्ता क्या है, इसमें एक्स ले आए कि जो मेरे व्यवहार में विचलन है, अब से व्यवहार में विचलन नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। तो यदि एटीट्यूड एक्स है और व्यवहार वाई है, तो या तो व्यवहार को एक्स कर दो या एटीट्यूड को वाई कर दो। इनमें से ज्यादा आसान है एटीट्यूड को चेंज कर लेना, क्योंकि व्यवहार को चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है। जब व्यक्ति असंगति में होता है, इसका मतलब है कि उस व्यवहार का इतना आदी है या उस व्यवहार से उसको इतना फायदा हो रहा है कि वो फायदा छोड़ने को तैयार नहीं होगा, इस वजह से करता है। एक तो ये है, कहने में सबसे आसान है, करने में सबसे मुश्किल काम है, इनमें से कोई एक तरीका वो अपना सकता है। सेकंड, अगर इस तरीके से वो ना जाना चाहे आगे, तो क्या कर सकता है। सेकंड तरीका है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थिति फंस गई है कि ना आप अपना अभिवृत्ति को बदल पा रहे हैं, ना व्यवहार को बदल पा रहे हैं, यानी कि पहला सॉल्यूशन संभव नहीं है, मामला फंस गया है। जैसे एक एटीट्यूड ये था कि भाई ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नॉन अल्कोहलिज्म, और बिहेवियर ये है कि IFS में फंस गए हैं, और IFS में ड्रिंक नहीं करना लगभग पाप माना जाता है, क्योंकि उस नौकरी की ऐसी शर्तें हैं, नौकरी की ऐसी अपेक्षाएं हैं। आपको विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठ के बात करनी है, और वहां लस्सी नहीं मिलती, वहां तो वही सब होता है, बहुत सारी तरह की ड्रिंक्स रखी हुई हैं, और वो तो ट्रेनिंग देते हैं कि कौन सी ड्रिंक कैसे पी जाएगी, उसमें किसमें क्या डालना है, कितना पानी, कितना सोडा, सब ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, IFS में कई लोग कह रहे हैं IFS में जाएंगे, IFS में जाएंगे। सिर्फ ये नहीं होता, और बहुत कुछ होता है, फिर वहां से लोग भागते हैं उसके बाद। तो IFS में अगर कोई है, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कसम खाई थी बचपन में ही माँ बाप के सामने कि जीते जी कभी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, हे माता जी आपकी कसम है, सिलेक्शन हो गया IFS में, और उसको कह रहे हैं कि अमेरिका का डेलीगेट सारे अमेरिका के, आपको भारत के डेलीगेट्स में रह के बात करनी है। और वो जब बातें होती है ना, तो बड़ी अनौपचारिक स्तर पे जाके बातें फाइनल होती हैं, औपचारिक पे तो साइन होता है, उसके पहले की जो मीटिंग्स होती है बड़ी अनौपचारिक होती हैं। और उस समय भाई अमेरिका से बात चले, बुरुंडी से तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं मैं छाछ पीता हूँ, तो बुरुंडी वाले कहेंगे हम भी छाछ पीते हैं, छाछा पीते हैं, तब तो ऐसे बोलेंगे बेचारे। लेकिन अब अमेरिका वाला है, अमेरिका वाला रम गिलास में डाल के जरा कह हैव दिस मिस्टर चौधरी साहब कह रहे हैं कि सॉरी सर आई ड्रिंक मिल्क ओनली, काउ मिल्क आई ओनली। यार कैसे आदमी हो। अब वो जो आदमी है उसका मन बैठ गया है, उसको लग रहा है इससे डील नहीं करूंगा। अगर आपके इस पवित्रतावादी नजरिए ने देश के लिए एक संभावना को खारिज कर दिया, तो ऐसी नैतिकता अच्छी है या भाड़ में जैसी नैतिकता? भाड़ में जैसी नैतिकता। क्यों IFS बने थे? किसी ऐसी नौकरी में जाते जहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये व्यक्ति क्या करे बेचारा, फंस गया ना मामला। अब क्या होगा, इसे देश के हित में हो सकता है कि वहां पर पीना पड़ जाए। और जिस दिन पी के निकला, असाइनमेंट करवा के, मम्मी का फोन आ गया कि बेटा वो वचन याद है ना, तुमने कहा था कि माँ तुम्हारी शपथ है मुझे कि जीते जी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, और बेटा नशे में है, कैसे जवाब दे। अब इसको असंगति का संज्ञान हो गया, मतलब इसको गिल्ट फीलिंग है जबरदस्त कि मैंने क्या कर दिया। ऐसे में समाधान क्या होता है, अतिरिक्त जानकारी जुटाना, ऐसी जानकारी जिससे ये वाली गिल्ट की फीलिंग थोड़ी सी कम होती जाए। और गिल्ट फीलिंग कम करने के बहुत सारे उपाय होते हैं ऐसे मामलों में। जैसे जो पियक्कड़ लोग हैं उनके पास ऐसी बहुत सारी सूचना, जैसे नॉन वेज खाने वाले क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम,
है ना। वो ये जानकारी जुटा लेते हैं, इकोसिस्टम के नाम से इतना आराम से खाते हैं, 4 एक दिन में खा जाते हैं कि इकोसिस्टम के लिए क्या करें, क्या करना पड़ता है इकोसिस्टम के लिए। तो वो एक तर्क गढ़ा हुआ है। इनके पास तर्क क्या होता है कि अरे अल्कोहल फल से तो बनती है, अंततः तो फलाहार ही तो हुआ। फल से बनी, गेहूं से बनी, ज्वार से बनी, बाजरा से बनी, अंत में तो अनाज ही तो है, इसमें ऐसा क्या है। फिर वो और गढ़ लेते हैं कि भैया गांव में लोग देखो भांग खाते हैं, भांग होली पे खाते हैं, तो भांग है, ताड़ी है, जो भी है, जो भी कल्चरल ड्रिंक्स जो हैं वो भी तो गांव में होता ही है। तो आप गांव में भांग पी लेते, खा लेते हो, और वो महुआ पी लेते हो, ताड़ी पी लेते हो, तो वही चीज तो ये भी है, इसमें ऐसा क्या है। इससे क्या हुआ कि तर्क जुट गया। फिर क्या बोलेंगे कि खांसी की दवाई खाते हो कभी? माँ ये बताओ, नहीं माँ मैं अपनी बात पे पीछे नहीं हटूंगा, माँ बस तुम ये बताओ कि जब तुम्हें खांसी हुई थी पिछले साल, तुमने कौन सी दवाई पी थी? माँ ने कहा कि मैंने कोरेक्स पी थी बेटा, और फैंसी डिल पी थी साथ में। तो माँ तुमने उसमें पानी या सोडा मिलाया था? ना बेटा, ऐसी पी थी। तो माँ उसमें करीब 40% अल्कोहल होता है, और आज मैं विदेशियों के साथ जो पी के आया हूँ उसमें 13% अल्कोहल था। तो माँ बताओ आप में और मुझ में कौन ज्यादा बड़ा पियक्कड़ है? अब ये क्या कर रहा है, फंस गया ना। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने गिल्ट फीलिंग कम करने के लिए ऐसे तथ्य जुटा रहा है जिन तथ्यों को सामने रख के ये साबित कर दे कि वो गलत नहीं कर रहा है, वो मजबूरी हो गई थी और इतनी मजबूरी चलती है, ये वाला भाव लाने के लिए ऐसी जानकारी इकट्ठी कर रहा है। तो ये तरीका ठीक है या नहीं है? ठीक है। मतलब अगर पहला स्टेप ना हो पाए तो सेकंड स्टेप से लोग काम चला लेते हैं। हाँ, डिफेंसिव मोटिवेशन आप इसको बोल सकते हैं कि वही चीज है लगभग।